नमो नमः। बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग। तो चलिए आज जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम एक पुस्तक है आपके कोर्स में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। ठीक है। तो अब एक विचार आता है कि नाटक का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, कहाँ से आ गया ये नाटक शब्द। तो चलिए जानते हैं कि नाटक का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नाटक का जो उद्गम कैसे हुआ, तो नाटक क्या है? नाटक संस्कृत जो साहित्य है उसकी बड़ी ही प्राचीन, सशक्त एवं प्रभावशाली विधाओं में से एक लोकप्रिय विधा मानी जाती है। ठीक है, यानी जो विधाएं हैं उनमें जो नाटक विधा है उसको संस्कृत साहित्य में बड़ा ही लोकप्रिय माना गया है। अब नाटक किसके अंतर्गत आता है? नाटक आता है दृश्य काव्य के अंतर्गत। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था काव्य के भेद। काव्य के दो भेद बताए थे, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य के अंतर्गत हमने बताया था कि आपको रूपक और उपरूपक दो भेद होते हैं। रूपक बताए थे कि रूपक 10 होते हैं जो कि 10 रूपक कहलाते हैं। ठीक है, तो 10 रूपक में क्या है? नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, डिम्ब, इहा, मग, अंक, संवकार, अंक, वीथी, ये सारे हमने बताए थे। तो उसमें से ही एक है नाटक, सबसे पहला। ठीक है, तो रूपकों में भी जितने हैं उन सब में नाटक जो है वह सबसे अधिक प्रधान माना जाता है। ठीक है, अब नाटक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो नटन्ति नृत्यन्तीति नाटकाः नटः नाटकाः अभिनेताराः सन्ति यस्मिन् तत्व नाटकम, अर्थात जिसमें अभिनय करने वाले नट लोग रहते हैं, जो अभिनय करते हैं वह नाटक होता है। ठीक है, उसको नाटक कहा जाता है। भरत जो थे उन्होंने नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटक की उत्पत्ति में, जो नाटक की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने नाट्य शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है नाट्य उत्पत्ति, उसमें उन्होंने नाटक के तीनों जो लोक हैं उसके विशाल भावों का अनुकीर्तन उन्होंने किया है। ठीक है, और उसमें उन्होंने नाटक को सावर्णिक पंचम वेद भी बतलाया। उन्होंने क्या कहा? पंचम वेद बतलाया उन्होंने। ठीक है, और बड़ी ही प्रशंसा भी करी गई। नहीं, संस्कृत साहित्य में नाटक की अत्यंत ही प्रशंसा की जाती है। क्यों? काव्य जो काव्य है, काव्यों में नाटक को बड़ा ही महत्व दिया जाता है ना। यानी काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्यों में नाटक जो है बता ही रम्यम यानी रमणीय होता है, अत्यंत ही सुंदर होता है। ठीक है, तो नाटक जो है उसमें हर प्रकार का ज्ञान का समावेश रहता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे शिल्प हो, चाहे विद्या हो, चाहे कला हो, योग हो, कर्म हो, सारा कुछ उसमें विद्यमान रहता है। उन्होंने बताया भी, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न स कला न सा योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् न दृश्यते। यानी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने, भरत ने क्या कहा, जो नाट्यशास्त्री थे, उन्होंने कहा ऐसा कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई योग एवं कर्म नहीं है जो हमें नाटक में दिखलाई न पड़ता हो। ठीक है, तो साहित्य के जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो अंग हैं उनमें नाट्य की उत्पत्ति भारत में कैसे हुई, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ, किन किन उपादानों के से इनकी परिपुष्टि हुई। ठीक है, यह नाट्यकला किन किन उपादानों को परिपुष्ट करती हुई नाट्यकला जो है वह जन्म लेकर के विकसित हुई, इन 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 सभी पर बहुत ज़्यादा विचार भी किया गया। जो प्रश्न थे इन पे विद्वान जो लोगों ने बहुत विचार किया। सब विद्वानों का अपना अपना अलग अलग मत था, कोई एक मत नहीं हो पा रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो जो भारतीय विद्वान थे और जो पाश्चात्य विद्वान थे उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं थीं। ठीक है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था।
तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थी नाटकों की उत्पत्ति को लेकर के, यानी मतभेद बहुत ज़्यादा था। तो कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, उन लोगों ने कुछ सिद्धांत बनाए थे इसकी उत्पत्ति के, कि कोई किसी सिद्धांत के माध्यम से कह रहा था कि नाटक की उत्पत्ति होती है, कोई किसी सिद्धांत के माध्यम से नाटक की उत्पत्ति को मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अब सिद्धांत कौन कौन से बताए गए थे, तो पहला जो था वो था दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो बहुत से जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि दैवी उत्पत्ति से नाटक का उद्भव हुआ, यानी जो भारतीय परंपरा थी उसके अनुसार जो भी शास्त्रीय थे, भारतीय शास्त्रीय, उन्होंने जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी शास्त्रीय विषय होते हैं, उसका उद्गम वे किससे मानते हैं, वेदों से मानते हैं। ठीक है, और उनका जो संबंध होता है वह सब देवों से जोड़ दिया जाता है, ये भारतीय परंपरा है ये। ठीक है, तो इसी संबंध में सबसे प्राचीन एक मत है जो नाट्यशास्त्र के जो नाट्य उत्पत्ति अध्याय है उसमें वर्णन प्राप्त होता है कि त्रेता युग में वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में जब लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या एवं सुख दुख आदि से बिल्कुल अभिभूत हो चुके थे। ठीक है, तो उस समय इंद्र आदि जो बहुत सारे देवता थे वो सभी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे जाकर के कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, हम लोग मतलब ऐसा एक मनोरंजन चाहते हैं जो कि श्रव्य और दृश्य दोनों ही हो, माने जिसको हम देख कर के भी आनंद की प्राप्ति कर सकें और साथ ही साथ उसको सुन कर के भी हम आनंद की प्राप्ति कर सकें। ऐसा कोई मनोरंजन का एक ऐसा कोई साधन उपलब्ध कराएं जिससे व्यक्ति थोड़ा सा इन सब चीज़ों से परे हट करके, जो लोभ, मोह, माया, सुख, दुख इन सब में से बिल्कुल घुला मिला है, तो इन सब से परे हट करके कुछ आनंद का एहसास कर सके, आनंद की अनुभूति कर सके, सब कुछ भूल करके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तो वो तैयार हो गए। तो उन्होंने योग का आश्रय लेकर के जो चारों वेद हैं, कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों ही वेदों का स्मरण किया और यह संकल्प लिया कि मैं इतिहास सहित, यानी जो हिस्ट्री है उसको ले करके, उसको जोड़ करके एक ऐसे नाट्य नामक ग्रंथ का निर्माण कर देता हूँ जिससे सबको आनंद की अनुभूति भी होगी। ऐसे पंचम वेद की मैं रचना कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, धर्म, अर्थ एवं यश को प्राप्त कराने वाला, जिससे यानी जिस चीज़ से धर्म की प्राप्ति भी हो, अर्थ की भी हो और यश की प्राप्ति भी हो। ठीक है, और उसके जो उपदेश हो वह भी, उसमें जो भी चीज़ें दी गई हों, जो विषय बनाया जाए उससे उपदेश हमें प्राप्त होता हो। ठीक है, ज्ञान से युक्त हो, ज्ञान संग्रह हो, यानी उससे हमें काफ़ी कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता हो। और जो भावी संसार है उसमें भी समस्त जो कर्म है, जो कार्य करते हैं, उस कर्मों का पथ प्रदर्शक भी हो और सभी शास्त्रों के अर्थों से युक्त भी हो। तो तथा ऐसे शिल्प यानी ऐसी कलाओं का प्रवर्तक हो, इस प्रकार का विचार करके उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य को, सामवेद से गीत को और यजुर्वेद से अभिनय को और अथर्ववेद को से रस को लेकर के एक नाट्य साहित्य की रचना की। ठीक है, जिसको कि पंचम वेद भी कहा गया, तो इस तरह से उन्होंने इस पंचम वेद का, इस नाट्य का निर्माण किया। और जो व्याख्याकार, जो भरत मुनि व्याख्याकार थे, उन्होंने पाठ्य, गीत, अभिनय और रस, ये जो चारों ही चीज़ें हैं, इन चारों ही को उन्होंने नाट्य का प्रमुख तत्व बताया, यानी नाट्य में इन चारों ही चीज़ों का होना अनिवार्य हो, मुख्य तत्व उन्होंने इस चीज़ का बताया। तो नाट्य रचना करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को नाट्य की शिक्षा भी दी। भाई, नाट्य शास्त्र का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसका ज्ञान भी तो देना पड़ेगा, तभी तो वो नाटक फलीभूत होगा। तो उन्होंने भरत मुनि जो थे ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को नाट्य की शिक्षा दी और उनसे कहा कि आप अपने पुत्रों के साथ इस नाटक का प्रयोग करें। इस चीज़ का उन्होंने निर्देश दिया कि नाट्य बना दिया है, इसका प्रयोग आप करें, कि किस तरह से करना है, किन किन चीज़ों को इसमें समाहित करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई।
और इसमें नटराज जो शिव हैं, भगवान शिव हैं, उन्होंने इसमें तांडव और भगवती पार्वती जी ने लास्य नृत्य को, नाट्य को अनुग्रहित किया। लास्य नृत्य से याद रखिएगा, शिव जी ने तांडव से और पार्वती, माता पार्वती ने लास्य नृत्य से इस नाट्य को अनुग्रहित किया। ठीक है, तो इस तरह से इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर इंद्रध्वज जो महोत्सव हुआ था, इंद्रध्वज महोत्सव में उन्होंने सबसे पहले इस नाटक का अभिनय किया, यानी सर्वप्रथम इस नाट्य का अभिनय इंद्र महोत्सव के समय पर हुआ, इंद्र महोत्सव में किया गया। ठीक है, दूसरा आता है संवाद सूक्ति का सिद्धांत। अब कहा गया कि संवाद जो है वो नाट्य की महत्वपूर्ण विधा होती है, यानी कोई भी नाटक होगा और उसमें संवाद नहीं होंगे, डायलॉग नहीं होंगे, तो नाटक कैसे होगा? तो संवाद भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अभिनय की अनिवार्य जो है आवश्यकता की पूर्ति करता है, आवश्यकता ही अनिवार्यता है इसकी चीज़, तो संवाद की, तो उस चीज़ की वह पूर्ति करता है संवाद सूक्ति का सिद्धांत। तो ऋग्वेद में जो वेद है हमारा ऋग्वेद, इसमें ऐसे तमाम सूक्त पाए जाते हैं जो कि संवाद, यानी संवाद किसको कहते हैं, यानी कथोपकथन, कहना सुनना। ठीक है, तो ये संवाद जो है ये बहुत सारे ऋग्वेद में हमें वर्णन प्राप्त होते हैं। जैसे, और इन संवादों को आख्यान भी कहा गया है। कभी कभी सुनते हैं ना कि आख्यान, किस आख्यान का वर्णन किया गया, यानी आख्यान यानी जो संवाद हैं, जो संवाद सूक्त हैं वह आख्यान भी कहलाते हैं। तो जैसे यम यमी का संवाद, पुरवा उर्वशी का संवाद, इंद्र मरुत का संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद, शर्मा पाणी संवाद और अगस्त लोपामुद्रा संवाद, इस तरीके से बहुत सारे संवाद भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है आपका, तीसरा है वीर पूजा का सिद्धांत। अब वीर पूजा का सिद्धांत क्या, नहीं, जो पाश्चात्य विद्वान थे, तो उन्होंने उसमें जो पाश्चात्य विद्वान थे डॉक्टर रिजवे, याद रखिएगा वीर पूजा में है डॉक्टर रिजवे। डॉक्टर रिजवे ने नाटक की उत्पत्ति को वीर पूजा से संबंधित प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि यह जो वीर पूजा से संबंधित है उससे ही इसका उद्भव हुआ, यानी उनका कहना था कि जो वीर पुरुष होते थे उनके आदर और सम्मान के लिए, उनको सम्मान देने के लिए यह उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव के माध्यम से उनको आदर किया जाता था उनका, और उनको सम्मान दिया जाता था। और कैसे, यानी विभिन्न प्रकार के भाव को प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभिनय करके एक उत्सव का आयोजित किया जाता था, उत्सव मनाया जाता था। इसी से नाट्य का उद्गम हुआ होगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो मृत वीर पुरुष होते थे, यानी जो मर गए हैं, ऐसे जो वीर पुरुष हैं, उनको उनकी स्मृति में समय समय पर सम्मान एवं शांति के लिए लोक नृत्य, गायन, वादन आदि और विभिन्न प्रकार के अभिनय के माध्यम से जो उनको सम्मान देते थे। ठीक है, यानी नर्तक जो होते थे, जो नाचते थे, वे वीणा और बंसी की गति, बंसी जो बजती थी उसकी गति पर नृत्य करते थे। तो इन सब से ही उन्होंने कहा नाट्य का उद्गम हुआ होगा। परंतु उनका जो यह मत था वह अनेक जो विद्वज्जन थे, जो लोग थे, उनके बीच में यह उनका जो तर्क था वह सही नहीं माना गया, तर्कसंगत उनको नहीं लगा उन लोगों को, क्योंकि प्रारंभ में जो संस्कृत नाटक का जो अभिनय था वह उत्सव, पर्वों, त्योहारों आदि में अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता था। नृत्य करना, झूमना, ये सब चीज़ें होती थी। तो उनके इस मत को उन्होंने किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, फिर आया है पुत्तलिका नृत्य का सिद्धांत। पुत्तलिका नृत्य का सिद्धांत आया तो जर्मन के एक विद्वान थे डॉक्टर पिस्ले। ठीक है, पुत्तलिका नृत्य सिद्धांत में डॉक्टर पिस्ले थे, जर्मन विद्वान। उन्होंने कहा कि नृत्य की जो उत्पत्ति है वह सबसे पहले भारत में हुई। कैसे हुई, यानी पुत्तलिका जो नृत्य है उससे उन्होंने उसका उद्गम माना कि इससे इसका जो है उद्गम हुआ होगा। पुत्तलिका नृत्य का वर्णन भी संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। पुत्तलिका नृत्य यानी जो पुतलियों का नृत्य होता है, कठपुतलियाँ का नृत्य नाटक पहले हुआ करता था ना, डांस होता था कठपुतलियों का, कि डोरी बंधी होती थी, उससे वो जो लोग नचाते थे उसके हाव भाव, हाथ वाथ, इन सब चीज़ों का जो वर्णन करते थे, इस तरीके का नृत्य होता था। जैसे कथा सरित सागर में वर्णन होता है कि
जो मैदानों की पुत्री सोमप्रभा ने अपनी जो सखी थी कलिंग प्रभा, उनको ऐसी पुतलिकाएँ भेंट दी थी जो बोल सकती थीं, नृत्य भी कर सकती थीं, उड़ भी सकती थीं और जल, माला, फूल ये सब चीज़ें भी ला सकती थीं। इस तरीके की पुतलिका हुआ करती थी। तो उनका नृत्य भी संस्कृत साहित्य में वर्णन उनका प्राप्त होता है। तो डॉक्टर पिस्ले ने कहा कि भारतीय नाटकों का जो सूत्रधार होते थे, नाटक में सूत्रधार होते हैं ना, जो कि संचालन करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा उनको भी उन्होंने इसी क्रम में जोड़ लिया कि जो सूत्रधार है वो भी इसी क्रम में जुड़ते हुए माना, क्योंकि सूत्रधार जो होता है वो नाटक का जो संपूर्ण डोरी होती है वो सूत्रधार के हाथों में होती है, ठीक है। तो उनका यह जो इस प्रकार का जो उन्होंने तर्क दिया, जो मत दिया, वह भी निराधार हो गया, यानी उनका कोई भी आधार नहीं रहा। तो इस तरह से इसको भी नाटक के उद्गम का स्रोत नहीं माना गया, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सूत्रधार जो होता है वो कथा को संक्षेप में वर्णित करता है, पूरा थोड़ी डिटेल होता है उसके पास, को तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आइडिया होता है जो सूत्रधार उस चीज़ को बताता है, ठीक है। फिर कौन सा सिद्धांत आया? फिर आया छाया नाटक सिद्धांत। कि अब छाया नाटक सिद्धांत क्या है? छाया नाटक यानी नाट्य शास्त्र के जो पाश्चात्य विद्वान थे डॉक्टर लूडर्स। अब देखो, पुतलिका नृत्य में डॉक्टर पिस्ले हैं, और जो छाया नाटक सिद्धांत हमने बताया उसमें है डॉक्टर लूडर्स एवं कोनो। कौन है? डॉक्टर लूडर्स एवं कोनो। उन्होंने कहा कि नाटक का उद्भव जो है वह छाया नाटक से माना है, किंतु नाट्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उसमें छाया शैली का विवरण कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। संस्कृत साहित्य में जो दूतांग है आदि छाया नाटक का अध्ययन की बहुत अधिक प्राचीन भी नहीं है, तो इसके आधार को नाटक की उत्पत्ति नहीं माना जा सकता, यानी छाया नाटक को नाटक की उत्पत्ति का आधार नहीं माना जा सकता है। फिर कौन सा सिद्धांत आया? प्रकृति परिवर्तन का सिद्धांत। कहा कि जो प्रकृति परिवर्तन का सिद्धांत है उससे नाटक का उद्गम हुआ होगा, यानी जो प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर कीथ, प्रकृति परिवर्तन में जो विद्वान डॉक्टर कीथ थे, उन्होंने कहा कि प्रकृति परिवर्तन से नाटक की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा उनका मानना हुआ। तो प्राकृतिक परिवर्तन को जो मूर्त रूप देने की इच्छा से जो अभिनय किया जाता था, ठीक है, जो अभिनय किया जाता था उससे इन्होंने कहा कि उससे ही नाटक का उद्गम हुआ होगा। महाभाष्य में जो वर्णित कंस वध जो नामक नाटक है उसका अभिनय भी कीथ ने कहा कि इस नाटक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा इस मत की पुष्टि करता है, परंतु कीथ का जो यह मत था यह भी लोगों के मध्य में प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो पाया, ठीक है। फिर आया मेपोल नृत्य सिद्धांत। अब मेपोल नृत्य सिद्धांत क्या था? मेपोल नृत्य सिद्धांत यानी कुछ विद्वानों ने माना कि जिस प्रकार से मई के महीने में लोग बसंत की शोभा को जब देखते थे, उसका जब अवलोकन करते थे और एक लंबा सा बांस गाड़ करके उसमें स्त्री और पुरुष सब चारों तरफ उछलते कूदते थे, गाते थे, नृत्य करते थे और उल्लास में बिल्कुल मस्त होकर के नृत्य किया करते थे, तो उससे ही नाटक की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है। उसको उन्होंने उसका मूल माना कि इससे नाटक की उत्पत्ति होगी। तो भारत का जो इंद्रध्वज नाम का जो महोत्सव हुआ था जिसमें सर्वप्रथम नाटक को अभिनीत किया गया था, तो उसमें जो नाटक जो महोत्सव हुआ था वह उसी प्रकार का महोत्सव था, प्रकृति से रिलेटेड। इसी इंद्रध्वज में धीरे धीरे नाटकों की उत्पत्ति हुई, परंतु इस बात को भी विद्वानों ने समर्थन नहीं दिया, कहा ये तो बेकार है, ध्यान देने योग्य वह नहीं है। तो हम इन सारी ही चीज़ों के सिद्धांतों को जब हम देखते हैं तो इसकी जो समीक्षा जब करी जाती है तो उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो संस्कृत के नाटक थे इसका जो विकास है वह धीरे धीरे होता गया, कुछ तत्व प्राप्त होते गए और उनका इम्प्लीमेंट करते हुए धीरे धीरे नाटक का विकास हो गया। जब नाटक किया गया तो कुछ जो वर्तमान में जो चल रही घटनाएं हैं उनको लेकर के, ऐतिहासिक कुछ घटनाओं को लेकर के, लोकगीतों को लेकर, धार्मिक सामूहिक उत्सवों से जो प्रेरणा मिलती गई उनको उसी नाटक में समाहित करते हुए धीरे धीरे इसका विकास होता गया। तो संस्कृत जो नाटक का जो पूर्ण विकास था उसको कई शताब्दियों में जा कर के हुआ, उसकी उत्पत्ति और अभ्युदय जो है वो अनेक तत्वों और उपादानों का प्रयोग इसमें शामिल रहता है। इस तरह से नाटक की जो है
उत्पत्ति हुई गई कि मतलब जो भी जैसे कुछ चल रहा है, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कैसा माहौल चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, उनको अभिनय करके, नृत्य करके, उसका अनुकरण करके उस तरीके का एक जो अभिनय किया जाता था वही नाटक कहलाया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जाना कि नाटक का उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन से सिद्धांत थे, कौन कौन से तत्व थे जिनके माध्यम से नाटक की उत्पत्ति को माना गया कि नाटक का इस तरह से इसका विकास हुआ। ठीक है।